अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चरर तारिक रसूल आप लोगों से मुखातिब हूँ और आप सब लोगों को अपनी वीडियो क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या चीज़ है? हमारे पास एक और सब अटॉमिक पार्टिकल है जिसको जेम्स चैडविक नामी साइंटिस्ट ने 1932 में इसकी डिस्कवरी की है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक नामी साइंटिस्ट ने 1932 में की है। अब 1932 से पहले का जो दौर है उसमें हमें एटम के अंदर सिर्फ दो सब अटॉमिक पार्टिकल का पता लग चुका है। वो दो सब अटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? एक हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल चुका है और दूसरा प्रोटॉन है। इन दो की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे एटम के अंदर फिलहाल 1932 से पहले जो सब अटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं वो किसकी सूरत में है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सूरत में। इसका मतलब ये है कि हमारा एटम जो है 1932 से पहले ये तस्वर किया जा रहा था कि एटम के अंदर सिर्फ दो सब अटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। अब अगर हमारा एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है तो इसका मतलब ये है कि किसी एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो उस एटम के अंदर मौजूदा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस के सम के बराबर होना चाहिए। अगर एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है फिर तो एटम का एटॉमिक मास भी उस एटम के अंदर मौजूदा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस के सम के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब देखा गया तो किसी एटम के अंदर मौजूदा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का सम जो था वो एटम के एक्चुअल एटॉमिक मास के बराबर नहीं आ रहा था। यानी एटम का जो एक्सपेरिमेंटली एटॉमिक मास डिटरमिन किया गया था वो मास ज्यादा होता था किसी एटम के अंदर मौजूदा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस के सम से। तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर कोई और पार्टिकल भी मौजूद है जो उसके मास में क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब वो पार्टिकल क्या है? आइडिया कहां से मिल गया कि एटॉमिक मास को जब कंपेयर किया गया किसी एटम के एटॉमिक मास को उस एटम के अंदर मौजूदा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस के सम के साथ कंपेयर किया गया तो उसमें फर्क आ रहा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हम ले लें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हमारे पास मास जो होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 14 AMU आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 AMU आ रहा है। अब नाइट्रोजन में क्या है? हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं नाइट्रोजन के अंदर वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। और इसके अलावा इस नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। अब मोज़ले ने 1913 तक एटॉमिक नंबर को बड़े एक्यूरेट मेथड से कैलकुलेट किया हुआ था और हर एक एलिमेंट को उसने अपना एटॉमिक नंबर असाइन किया हुआ था। तो एटॉमिक नंबर का नॉलेज हमारे पास 1932 से पहले 1913 में किसने इसके ऊपर बात की थी? मोज़ले नामी साइंटिस्ट ने 1911 to 1913 इसने क्या किया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिटरमिन किया था। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z। अब एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट हमारे पास मौजूद है। हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता चल चुका है मोज़ले के थ्रू। 1911 टू 1913 तक जो पीरियड है उसमें हमारे पास सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नोन हो चुके। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 7 प्रोटॉन हैं। अब प्रोटॉन 7 हैं तो एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी फिर क्या होगी? बराबर होगी, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हमने पढ़ा है कि किसी एटम के मास में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होती है वो किसकी होती है? प्रोटॉन की होती है।
इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मुकाबले में इंतहाई क्या होता है, कम मास वाला होता है। 1836 टाइम एक प्रोटॉन हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो किसी एटम के एटॉमिक मास में हम इलेक्ट्रॉन के मास को बहुत ज्यादा कम होने की वजह से इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए प्रोटॉन की बेस पे मास को देखा जाए तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में तो हमारे पास 7 प्रोटॉन है। अब 7 प्रोटॉन का मास जो है वो तो 7 AMU होना चाहिए, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली एटॉमिक मासेस मालूम किए गए थे, ये उससे भी पहले की बात है, तकरीबन 1860 ईस्वी में ये एटॉमिक मासेस एटम के कैलकुलेट हो गए थे। तो एटॉमिक मास 14 AMU आ रहा है, जबकि इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या है, 7 है। तो इसका मतलब इसका मास क्या होगा, 7, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का मास अगर इसमें ऐड किया जाए तो 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल मास जो एटम का आ रहा है, नाइट्रोजन के एटम का, वो क्या है, 14 AMU है। तो ये 14 AMU क्यों आ रहा है, 7 AMU की बजाय, 7 पॉइंट समथिंग AMU की बजाय ये 14 AMU, इसमें तो बड़ा फर्क है। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर कोई और पार्टिकल मौजूद है जिसकी कंट्रीब्यूशन उसके मास में क्या होती है, काफी ज्यादा होगी। अब वो पार्टिकल क्या है, किधर मौजूद है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने इसके बारे में प्रिडिक्शन की थी पहले 1920 में। रदरफोर्ड नामी साइंटिस्ट ने प्रिडिक्शन की थी कि एटम के अंदर क्या मौजूद है, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल भी मौजूद है जो न्यूट्रल पार्टिकल है। और कहां पे मौजूद है, रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी अपने मशहूर जमाना एक्सपेरिमेंट के थ्रू, रदरफोर्ड गोल्ड थिन फाइल वाला एक्सपेरिमेंट जो है, उसमें रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। तो साथ साथ उसने ये भी बताया था कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है। प्रिडिक्शन उसने की है 1920 में। अब इसकी जो डिस्कवरी है वो फिर कब हो गई, 1932 में हो गई। कहां से आइडिया मिल गया कि चूंकि एटम के एटॉमिक मास में क्या आ रहा था, फर्क आ रहा था, उसके एक्चुअल एटॉमिक मास और उसके अंदर मौजूदा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस का सम जो था वो बराबर नहीं आ रहा। इसी तरह उन्होंने देखा कि अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है हमारे पास उसका मास होता है 1 AMU, हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन। इसी तरह हेलियम जो होता है, तो हेलियम के अंदर हमारे पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 1 प्रोटॉन है और यहाँ पे 2 प्रोटॉन। अब उन्होंने देखा कि अगर हम 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का सम ले लें तो ये हेलियम के बराबर होना चाहिए। इसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन और इसमें कितने हैं, 2 प्रोटॉन है। तो अगर आपके पास एटम के एटॉमिक मास में सिर्फ प्रोटॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर 2 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास जो है वो 1 हेलियम एटम के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1 + 1 2 प्रोटॉन इधर भी हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन एटम और 1 हेलियम एटम के अंदर भी कितने हैं, 2 प्रोटॉन। लेकिन जब देखा गया तो ऐसा नहीं था, ये एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे थे, क्योंकि हेलियम के एक एटम का मास जो होता है वो कितना होता है, 4 AMU होता है। अब 2 हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास को जमा करके वो हमारे पास हेलियम के 4 AMU के बराबर नहीं आता है। इसी वजह से हमारे पास, चूंकि इसका मतलब यह है कि इसके अलावा भी एटम के अंदर कोई पार्टिकल मौजूद है जिसको अभी तक हमारे पास वो नॉन नहीं है, और उस पार्टिकल का एटम के मास में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, काफी ज्यादा है। तो इसी आइडिया को लेके 1932 में जेम्स चैडविक नामी साइंटिस्ट ने फिर इस नए पार्टिकल की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। कैसे की है, जेम्स चैडविक ने जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है वो थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है उसने, जिसके नतीजे में उसको कुछ रेडिएशन, कुछ रेज मिल गए, और उन रेज को जब उन्होंने चार्जर डिटेक्टर पे चेक किया तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं निकला। इसका मतलब क्या था, डिटेक्टर पे उसका चार्ज शो नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेडिएशन है ये क्या है, न्यूट्रल है। इससे पहले जो हमारे पास रेस प्रोड्यूस हो गए थे वो क्या होते थे, चार्ज पार्टिकल होते थे।
जबकि ये नए किस्म के जो रेज हमारे पास हासिल हो गए ये क्या होते थे, न्यूट्रल होते थे, क्योंकि चार्ज डिटेक्टर पे ये डिटेक्ट नहीं, चार्ज इनका डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो कैसे, तो न्यूक्लियर रिएक्शन उसने इसकी डिस्कवरी की है। न्यूक्लियर रिएक्शन में उसने क्या क्या है कि अल्फा पार्टिकल को ले लिया, अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, हेलियम न्यूक्लियस के बराबर। अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। हेलियम न्यूक्लियस में भी कितना होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, तो उसके ऊपर भी, हेलियम न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज क्या होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी क्या होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसको उसने हेलियम न्यूक्लियस की पास, हेलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल को उसने पास किया किस चीज से, बेरिलियम में से। बेरिलियम का थिन फाइल लेके उसमें से इन अल्फा पार्टिकल को पास करवा दिया। तो हुआ क्या कि अल्फा पार्टिकल जब पास हो गए बेरिलियम न्यूक्लियस में से, तो इससे क्या बन गया, कार्बन और साथ साथ कुछ रेज हासिल हो गए। ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो था, इसके जरिए जो हमारे पास ये रेडिएशन या रेज हासिल हो गए हैं, इनको उसने किस चीज का नाम दे दिया, न्यूट्रॉन का नाम दिया। क्यों न्यूट्रॉन का नाम दे दिया, क्योंकि जब इन रेस को उन्होंने पास करवा दिया, किस चीज से, चार्ज डिटेक्टर से पास करवा दिया, तो चार्ज डिटेक्टर से पास करने पे इन्होंने कोई चार्ज शो नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये इसको हम शो करते हैं कि ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। पोलोनियम जो है हमारे पास, इसमें क्या है मौजूद है, पोलोनियम मेटल। पोलोनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें से रेडिएशन की एमिशन होती है, और ये रेडिएशन जो है आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा पार्टिकल होते हैं, बीटा रेज होते हैं और गैमा रेडिएशंस होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इसकी एमिशन है। तो पोलोनियम मेटल को ले लिया किस चीज के तौर पर, ये लिया है इसने एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के सोर्स के तौर पर उसने पोलोनियम मेटल को ले लिया। तो इसमें से क्या हासिल खारिज हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डबल पॉजिटिवली चार्ज। ये अल्फा पार्टिकल की एमिशन है जो कहां से हो रही है, पोलोनियम मेटल जो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसमें से ये रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। अब ये रेडिएशन को उन्होंने पास करवा दिया किस चीज में से, यहाँ पे बेरिलियम का एलिमेंट एज अ टारगेट मेटल इस्तेमाल किया। ये बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास होता है 9 होता है। इसके नतीजे में हमारे पास क्या हासिल हो गए, इससे कुछ रेडिएशन, एक तो ये बेरिलियम जो था वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया। कार्बन का न्यूक्लियस, कार्बन का एटम हासिल हो गया, और साथ साथ कुछ रेडिएशंस निकल गए। अब ये जो रेडिएशन हमारे पास एमिट हो रहे हैं, ये इनको अगर आप पास करवा दें चार्ज डिटेक्टर में से, यहां पे चार्ज डिटेक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे रहते हैं हमारे पास, चार्ज डिटेक्टर के 0 पे होते हैं। मतलब है ये आपके पास चार्ज को डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो चार्ज ना डिटेक्ट करने की वजह से इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं, यानी कि ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल पार्टिकल हैं। इन न्यूट्रल पार्टिकल को फिर उसने किस चीज़ का नाम दे दिया, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया 1932 में। तो
तो इस तरीके से हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो मुमकिन हो गई। और इस काम की वजह से फिर 1935 में जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। 1935 में इस काम के बदले जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो इस तरीके से जब न्यूट्रॉन की फिर डिस्कवरी हो गई, फिर जो एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा था, एटॉमिक मास के डिफरेंस का जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब हमारे पास एटम के अंदर एक और नया पार्टिकल आ गया जो चार्ज के लिहाज से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और ये जिसके बारे में रदरफोर्ड ने 1920 में प्रिडिक्शन की थी कि एटम के अंदर कोई और पार्टिकल भी मौजूद है जो न्यूट्रल पार्टिकल है और ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो अब एटम के मास में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो किसका होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अगली क्लास में फिर हम इन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।